हे गाइस, वेलकम टू सहस्त्र जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे CSIR एंड गेट के लिए, लाइफ साइंस के लिए। आपको सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आपको करना क्या है, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो ग्रुप में आपको क्या करूँगा, डेली ये जो आपके लेक्चर होंगे इनके PDF विद PPT, या मे बी आपका PDF हो सकता है, मे बी आपका PPT हो सकता है, मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको करना क्या है। यदि आप MSc स्टार्टिंग के हो, चाहे MSc आपका 3rd सेम हो, चाहे आपका MSc हो चुका हो, आप एलिजिबल हो CSIR एंड गेट दोनों के लिए, चाहे आप स्टार्टिंग से ही एनरोल ही क्यों ना हुए हो, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट सेम में क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो CSIR में और आप एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, ये जो मैं आपको वीडियो लेक्चर कराऊंगा ये काफ़ी डीप होंगे, काफ़ी डीप। ऐसा है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 100% श्योरिटी के साथ है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको एक बुक्स मिलती है पाथ फाइंडर्स की, ठीक है। वो बुक आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है। 2 बुक्स मिलेंगी, आई थिंक उसका 9th एडिशन आ चुका है, ठीक है। 9th एडिशन आपको कर लेना है, परचेज कर लेना है अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, ठीक है। वहां से आपको बाय करना है और डेली ये वीडियो वॉच करनी है, दैट्स सफिशेंट। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CSI नेट की यूनिट, आई थिंक ये 4th यूनिट है, सेल सिग्नलिंग, ये कवर करूंगा, क्योंकि सेल सिग्नलिंग आपकी MSc फर्स्ट सेम में भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये आई थिंक 6th या 7th मंथ ये चलेगा आपका सारा। आई थिंक दिसंबर वाले CSIR के लिए ये हो जाएगा सारा कंप्लीट, मे भी नहीं भी हो सकता है, बट हाँ हम स्टार्ट करेंगे कि चाहेंगे कि दिसंबर तक सारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस आपका। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब आपको डेली वीडियो मिल जाएगी। डेली नहीं मिलेगी तो आपको बस एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट को आपको देखते रहना है। जब भी वीडियो अपलोड होगी आप वहाँ पर बात कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल सिग्नलिंग से। तो सेल सिग्नलिंग के हम टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप होते हैं। एक है आपका डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है जैसे आपका एग्जांपल लिखा हुआ है जक्स्टाकरण सिग्नलिंग का। देखो, इसमें होता क्या है, 2 सेल होंगे और 2 सेल के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब 2 सेल आपस में बिल्कुल टच होंगे, जैसे रिसेप्टर और जो आपका होता है दूसरा सिग्नल। सिग्नल और रिसेप्टर एक दूसरे से करेंगे, टच करेंगे बिल्कुल। और सिग्नल को हम लाइगेंड बोलते हैं, ठीक है। और रिसेप्टर आप सभी को पता होगा जो कि एक्सेप्ट करने वाला है। हम मैं बेसिक्स बता रहा हूं आपको कि लाइगेंड होता है ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा मे बी वो हार्मोन हो सकता है या मे बी कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो रेड सर्कल में दिख रहा है और एक आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है। रेड है आपका लाइगेंड, ब्लू है आपका रिसेप्टर। और ये करेंगे आपके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट है, इन्हें दोनों सेल आपस में जुड़ना चाहिए यदि ये डायरेक्ट सिग्नलिंग हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डायरेक्ट सिग्नलिंग है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो मोस्टली होता है वो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जो कि बिल्कुल टच हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। डायरेक्ट सिग्नलिंग के जो एग्जांपल है वो सबसे पहले है डेल्टा नॉट सिग्नलिंग। आपको एज इट इज याद रख लेना है, बाद में हम पढ़ेंगे डेल्टा नॉट सिग्नलिंग भी हम करेंगे बाद में, अभी आपको बस नाम याद रखने हैं। दूसरा लैग 2 लिन 12। तीसरा अपेक्स 1 और गल्फ 1। फास्ट लाइगेंड एंड फास्ट डेथ रिसेप्टर, एंटीजन प्रेजेंटेशन और APC। ये सारे सिग्नलिंग हम आगे देखेंगे जब हम सेल सिग्नलिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये सभी सिग्नलिंग आएंगी, ठीक है। अभी बस आपको ये याद रखना है, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, जक्स्टाकराइन सिग्नलिंग की। ऐसी सिग्नलिंग जहां पर फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी आती है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का क्या मतलब हुआ, ऐसी सिग्नलिंग जिसमें सिग्नल मोलिक्यूल क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, ट्रैवल करेगा वो। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग आपकी फर्दर 3 टाइप की होती है, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन। देखो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन से आप सभी को पता होगा एंडोक्रिनोलॉजी, ऐसी साइंस जहां पर हार्मोन ब्लड के थ्रू माइग्रेट कर रहे हैं और रिसेप्टिव आपके जो भी सेल होंगे वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। हम डिटेल में देखेंगे, अभी याद रखना एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग भी इसको हम बोलते हैं। दूसरी आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग जो कि है नेबर सिग्नलिंग। नेबर मतलब एक सेल दूसरे सेल से क्लोज डिस्टेंस में होगा, ऐसा नहीं है कि टच कर रहा होगा, टच नहीं कर रहा होगा, बट ज्यादा दूर भी नहीं होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट में होगा। और तीसरा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि एक ही सेल सिग्नल मॉलिक्यूल सीक्रेट कर रहा है और वही क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो होगा ऑटोक्राइन। चलो देखते हैं हम
सबसे पहले आता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम से आपको समझाऊंगा, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। देखो, सेल इटसेल्फ रिलीज सिग्नल मॉलिक्यूल्स, सेल खुद सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा और खुद ही बाइंड करवा लेगा। इसमें बोलते हैं सबसे शॉर्टेस्ट सिग्नलिंग ये होती है, सबसे शॉर्टेस्ट। यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, यहां पर देखो, एक सेकंड, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको यहां पर देखना है, ये जो आपके हैं ना, ये जितने भी दो डॉट वाले हैं, ये सारे क्या हैं, सिग्नल हैं, ये सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स। हो सकता है ये ग्रोथ फैक्टर हो सकता है ये हार्मोन हो, ये सिग्नल मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, अभी आपको बस याद रखना है, ये सारे क्या हैं, सिग्नल हैं। और ये क्या है भाई, ये रिसेप्टर है भाई, ये सारे रिसेप्टर हैं, ये कह रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो खुद ही ये पूरा क्या है, ये पूरा सेल है, ठीक है, ये सारा सेल है। अब ये खुद ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है यहाँ से, और खुद ही क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ऐसी सिग्नलिंग को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। कौन सी सिग्नलिंग है ये भाई आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। एक सेकंड, हाँ, ये आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। आफ्टर दैट देखो, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल क्या हैं। पहला आपका टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आपको पता होगा, मैं बात कर रहा हूँ टी सेल्स के बारे में। हमारे बॉडी में 20 सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। तो जो आपके जो टी सेल्स होते हैं, वहां पर ऐसी सिग्नलिंग देखी है कि टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 का सिग्नल सीक्रेट करते हैं। असल में इंटरल्यूकिन 2 क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 2 जैसे निकल रहा है, वो कर रहा है क्लोनल एक्सपांसन। क्लोनल एक्सपांसन का मतलब होता है अपना नंबर बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, 4 गुना, 4 गुना, 10 गुना अपना नंबर बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, खुद सिग्नल रिलीज कर रहा है और खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा है कैंसर। देखो कैंसर वाला सेल भी क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ कैंसर सेल का, एक सेकंड, देखना कैंसर सेल का, देखना यहाँ पर होगा क्लिक, तो ठीक है ना। हाँ, देखो मान लो ये क्या आपका, ये आपका कैंसर सेल्स है। कैंसर सेल क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, यानी अपना नंबर बढ़ाते हैं। अब ये कैसे बढ़ाएंगे, ये अपने अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा लेते हैं, यानी अपने अंदर ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे जो कि सेल को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। मान लीजिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, सेल को बढ़ाता है। जैसे या फिर हो सकता है आपका रास लाइगेंड हो या मैप हो, जो मर्जी हो, हम आगे पढ़ेंगे। हम कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके नंबर को बढ़ा लेगा, ठीक है, बहुत सारे कर लेगा, और फिर क्या करेगा, अपने ऊपर रिसेप्टर तैयार करेगा, ठीक है, और इन सिग्नल को खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और फिर अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारे सेल हो जाएंगे, वो उसको बोल देते हैं हम कैंसर, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, खुद ही ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट कर रहा है और खुद ही क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरा आता है बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग। बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक आपको बस एज इट इज याद रखना है कौन कौन से मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्वारम सेंसिंग आपके आते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना ऑटो इंड्यूसर की तरह बिहेव करेंगे। अभी तक आपको कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, अब इस एज इट इज याद रखना। ये 3 एग्जाम्पल आते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के, ठीक है। आफ्टर दैट आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मैंने कहा आपको नेबर सिग्नलिंग। नेबर मतलब 2 सेल होंगे बट वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत दूर होंगे, या ऐसा नहीं कि टच होंगे, टच भी नहीं होंगे, दूर भी नहीं होंगे, क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये सिग्नल सीक्रेट क्या होगा, बाहर होगा, इसमें होता है सीक्रेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सिग्नल निकलेगा बाहर। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस होती है बट उतनी नहीं होती जितना ऑटोक्राइन होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट है, ठीक है, और सिग्नल सर्वाइव करता है थोड़े समय के लिए। और डायग्राम बना हुआ है, आप आई थिंक समझ चुके हो, बहुत ईजी है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो एग्जांपल बताए हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में देखो जितने भी आपके इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्या कट लगा या आपको कहीं चोट आई है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा रेडनेस आ जाती है या वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, उनको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन होगी। और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है यदि आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना है। तो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ल्यूकोट्रीन है, हिस्टामाइन है, सीरोटोनिन है, थ्रोम्बोक्सिन है, प्लेटलेट्स है, ये सारे क्या हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग है। और देखो ये एक मैं इसके ट्रिक बताता हूँ आपको, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स कभी भी आएंगे तो आपको पैराक्राइन ही करना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको चोट जहां लगी है वहां तो आपको सिग्नल चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको चोट लगी कहां पर, हाथ में, और आप क्या कर रहे हो, एंडोक्राइन पर टिक कर रहे हो। एंडोक्राइन का मतलब ये हो कि आपका ब्रेन से क्या आएगा, ब्रेन से पहले हार्मोन आएंगे, धीरे 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 प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा, फिर आपके हाथ तक पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी होगा,
जहां पर चोट लगी है वहां पर ही आपकी सिग्नलिंग चलेगी, उससे ब्रेन से या लेग से या मतलब स्टमक से कोई लेना देना नहीं है। अगर हाथ पे चोट लगी है तो हाथ से ही आपका क्या निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, ल्यूकोट्राइन निकलेगा, हिस्टामाइन निकलेगा। इनको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, इसके और एग्जांपल भी हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग। ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग भी आपकी क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग है, जिसमें ईजीएफ हो गया, एनजीएफ, पीडीजीएफ, एफजीएफ। हम आगे डिटेल करेंगे, हर एक सिंगल सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे। गैसेस मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी सिग्नलिंग भी क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग है। अब आती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ते हैं, यानी ऐसी सिग्नलिंग जो कि हार्मोन और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो रही है, या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी हो सकती है, और ऐसा नहीं कि हर बार ब्लड ही होगा, कई बार आपका लिम्फ नोड भी होते हैं, लिम्फ नोड के थ्रू भी ट्रैवल हो जाते हैं हार्मोन। तो इसमें होता है कि एंडोक्राइन सेल कहीं दूर है, ठीक है, वो अपनी सिक्रेशन कहाँ छोड़ेगा, ब्लड में छोड़ देगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू जब हार्ट पंप करेगा तो वो रिस्पेक्टिव सेल तक पहुंच जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसे उसी पर्टिकुलर सेल में जाना है। मान लीजिए ऐसा है कि आपके हाँ, ऐसे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो आपका पिट्यूटरी से निकला है। अब उससे कैसे पता चलेगा कि उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास जाना है, उसे कैसे पता चलेगा कि टेस्टिस के अंदर जाना है, वो तो कहीं और भी जा सकता है, क्योंकि वो तो ब्लड में गया है, और ब्लड में गया है इसका मतलब वो पूरी होल बॉडी में गया होगा। अब उसे कैसे पता चला कि उसे वहाँ ही रुकना है, वहाँ ही सिग्नलिंग करनी है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा क्या है, देखो सबसे लॉन्गेस्ट सिग्नलिंग यही है, सिग्नल प्रेजेंट होगा एवरीवन मतलब सिग्नल निकलेगा सीधा ब्लड में, और जो कंपिटेंट सेल होंगे वही रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, नॉन कंपिटेंट सेल्स नॉट रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपिटेंट एंड नॉन कंपिटेंट। अब देखो मान लीजिए ये जो पहला है, मैं यहां बताता हूं आपको, एक सेकंड। हाँ, यहां पे देखो, मान लो ये जो एंडोक्राइन सेल बोला है, ये मान लो पिट्यूटरी है, ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी है, और इससे निकल रहा है एफएसएच, ऐसा मान के चलो, सपोज करो ये एफएसएच है। अब एफएसएच निकल रहा है तो चला कहाँ, ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया ये, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है। अब ब्लड में आया है, इसका मतलब वो लीवर में जाएगा, हार्ट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, होल बॉडी में जाएगा, क्योंकि ब्लड में गया है, इसका मतलब हार्ट पंप करेगा और होल बॉडी में जाएगा। बट इसको कहाँ जाना है, इसको तो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाना है, यानी टेस्टिस के पास जाना है। तो होगा क्या, देखो एफएसएच के रिसेप्टर वहां ही लगे होंगे जहां पर इसका काम है, मतलब ये जो रिसेप्टर हैं ये रिस्पेक्टिव सेल में लगे होंगे, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर ही लगे होंगे, ठीक है, या आपके टेस्टिस के सेल्स के ऊपर ही लगे होंगे, और बॉडी में कहीं नहीं लगे होंगे ये। अब कहीं नहीं लगे, इसका मतलब वो सेल क्या है, नॉन कंपिटेंट है, और जिनमें रिसेप्टर लगा हुआ वो क्या है, कंपिटेंट है। कंपिटेंट का मतलब होता है उनके पास पोटेंशियल है कि वो सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये टेक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेता है, बड़ा बढ़िया एग्जांपल आपका। मान लीजिए आपको क्या लगी है, भूख लगी है, और भूख में आपका हार्मोन लिखता है ग्रेनिल। अब जो ग्रेनिल हार्मोन है वो आपका स्टमक से निकला। अब देखो ग्रेनिल के जो रिसेप्टर होते हैं, या ये होते हैं आपके ब्रेन में, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। अब वो एंटर तो किए हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, अब वो कहीं और भी जा सकते थे, जाएंगे तो हर जगह, वो ब्लड स्ट्रीम में है तो लीवर के पास भी जाएंगे, बट लीवर के सेल के पास रिसेप्टर नहीं है ग्रेनिलिन के लिए। रिसेप्टर कहाँ है, ओनली मेडुला ओब्लोंगेटा के लिए, और जिनके पास रिसेप्टर है उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल, और जिनके पास नहीं है नॉन कॉम्पिटेंट सेल। आई थिंक आप समझ चुके हो, कुछ नहीं है इसमें। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल आप देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स रिलीज सिग्नल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सारी सिग्नलिंग आपके क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग है। अब देखो टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, अब सिग्नल मॉलिक्यूल्स हम पढ़, अब हम देखो इतने देश हम पढ़ रहे हैं सिग्नल सिग्नल सिग्नल। अब सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, वो हो सकते हैं पोलर हो सकता है नॉन पोलर हो। पोलर आपने बचपन में पढ़ा होगा टर्म, पोलर क्या होता है, पोलर होता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के साथ घुल सकते हैं, पानी के साथ डिजोल्व हो सकते हैं, उनको बोलते हैं पोलर। और ये बात नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर होते हैं जो कि पानी के साथ नहीं घुल सकते हैं, यानी
वो क्या होते हैं, मोस्टली लिपिड्स के बने होंगे, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, इसलिए वो पानी के साथ नहीं घुलते हैं। अब देखो, अब मैंने नीचे क्या लिखा है, पोलर मोलिक्यूल्स होंगे वो कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोलर मोलिक्यूल जो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और नॉन पोलर वो क्रॉस कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, मैंने कहा पोलर मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पानी के साथ घुलने वाले होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, आप सभी को पता है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो नॉन पोलर से इंटरेक्ट करेगा नहीं, लिपिड बाइलेयर तो आपके नॉन पोलर हुई ना। और लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पोलर नेचर के हैं। और नॉन पोलर, इसका मतलब वो है क्या, जैसे हमारी लिपिड बाइलेयर है, नॉन पोलर मीन्स वो पानी के साथ डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। तो किसके साथ डिजोल्व हो सकते हैं? वो लिपिड के साथ डिजोल्व हो सकते हैं, लाइक डिजोल्व इन लाइक। इसका मतलब नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नॉन पोलर, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर सिग्नल तो हमने देख लिए, अब आते हैं रिसेप्टर। सिग्नल के रिसेप्टर कहाँ पर होंगे? अब देखिए, यहाँ पर देखो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर आपके आईडी में कहाँ चाहिए? न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस के बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या सेल के बाहर, या सेल के अंदर? क्या लग रहा है आपको? दोबारा पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर कहाँ होने चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? तो दैट्स सिंपल, मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इनके रिसेप्टर तो अंदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो रिसेप्टर अंदर रखने का फायदा क्या है? रिसेप्टर वो होंगे जो कि एक्सेप्ट करेंगे सिग्नल को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रिसेप्टर होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इनको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर। बेस्ट एग्जांपल है जीपीसीआर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे, अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं, तो उनके रिसेप्टर अंदर रखने का फायदा भी नहीं है। तो उनके रिसेप्टर होंगे सेल के बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, बाहर की साइड। अब आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे? तो इनके रिसेप्टर साइटोसोल में भी हो सकते हैं, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। हाँ, तो न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। और इनके रिसेप्टर बाहर भी हो सकते हैं, बाहर कोई नहीं रोक रहा है इनको कि ये बाहर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बाहर है, इनकी मर्जी है, तो ये बाहर भी हो सकते हैं, यानी सेल सरफेस रिसेप्टर भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हो सकते हैं। तो नॉन पोलर के याद रखना रिसेप्टर कहाँ होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर ओनली बाहर ही होंगे, अंदर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो रिसेप्टर अंदर रखने का कोई मतलब नहीं बनता हमारा। अब आता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुज रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, मोस्टली होता क्या है, ये जो आपका सेकंड नंबर पर आपको दिखा रहा हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके रिसेप्टर 90% साइटोसोल में होते हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहे हैं, उनका हम सोचते हैं कि बाहर रिसेप्टर रखने का फायदा नहीं है। वैसे हो सकता है, ऐसे बात नहीं है, हाँ, बाहर रिसेप्टर कम होते हैं, मोस्टली रिसेप्टर साइटोसोल या न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रिसेप्टर कहाँ हैं? बाहर हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो असल में क्या है? नॉन पोलर हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, बट फिर भी उनके रिसेप्टर बाहर ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है डायग्राम में, आपको यहाँ देखो, एक सेकंड, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो हाँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ देखो, यहाँ भी बनाया हुआ रिसेप्टर, और रिसेप्टर मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है। और मैंने क्या कहा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए मोस्टली 90% इनके रिसेप्टर साइटोसोल या न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। अब बाहर क्यों बनाया है मैंने? तो क्योंकि कोई नहीं रोक रहा है इनको, बाहर भी बाइंड कर सकते हैं ये। बट ऐसे मॉलिक्यूल्स के नाम आपको याद रखना है जो कि बाहर हैं, बाहर बाइंड होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रीन और ब्रेसिकोस्टेरॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआई नेट में लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये, कि ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, मोस्टली साइटोसोल में होते हैं, बट यही एग्जांपल हैं जिनके बाहर हैं, साइटोसोल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, ठीक है। आगे देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हु इज रिसेप्टर ऑन द साइटोसोल और न्यूक्लियस, तो वो हैं एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये मोस्टली होते हैं
देखो अब यहाँ बताना मैं आपको रटने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आपको याद तो करने पड़ेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एल्डोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है कि मोस्टली ये जितने भी आपके मोलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे हैं वो लिपिड नेचर के होंगे, यानी स्टेरॉइड नेचर के होंगे। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल आपका लिपिड नेचर का होता है, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो जितने भी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं, एल्डोस्टेरोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, एक्डाइसन हो, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये सारे क्या हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी स्टेरॉइड हैं सारे सारे। और जितने भी स्टेरॉइड हैं वो सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए इन सभी के रिसेप्टर कहाँ होंगे? या तो साइटोसोल में होंगे या तो न्यूक्लियस में होंगे। अब तीसरे नीचे लिखा मैंने रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन और विटामिन डी, इनके भी रिसेप्टर अंदर ही होते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे। अब आता है पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो पोलर सिग्नलिंग के एग्जांपल क्या है? पोलर के होंगे जिनके रिसेप्टर कहाँ होंगे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे, अंदर नहीं होंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जिसमें आता है सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स दो हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। अब ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट असल में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हम आगे पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब होगा कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे सिग्नल हमारी सिनेप्टिकल सिग्नलिंग को ऑन करते हैं, ठीक है। कोई भी सिग्नलिंग हो रही है इसको ऑन कर रहे हैं। अमाइनो एसिड्स जिसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसमें ग्लाइसिन और गाबा होते हैं। रही बात अमाइनो एसिड के कुछ डेरिवेटिव जैसे हिस्टिडीन। हिस्टिडीन कहाँ से आता है? तो हिस्टिडीन आपका डेरिवेटिव होता है हिस्टामाइन का। ट्रिप्टोफान आपका डेरिवेटिव होता है सेरोटोनिन का। एपिनेफ्रिन टायरोसिन से आया है। नोर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन सभी टायरोसिन से आए हैं। तो ये सारे क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर हैं। अब शॉर्ट पेप्टाइड, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं सारे सारे क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। अभी आप एज इट इज गो थ्रू करो, ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो कोई चक्कर नहीं, हम सिंगल सिंगल की सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब आपको याद आ जाएगा। सिंगल सिंगल के पढ़ेंगे, सोचो इतना डीप है आपका CSIR, ये सारे के साथ जितने भी लिखे हुए हैं। अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। इनमें से कौन सा हार्मोन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स है? ये CSR में आपको क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने अभी करवाया आपको, कौन? एपिनेफ्रिन। अभी मैंने आपको बताया कि एपिनेफ्रिन जो है वो टायरोसिन से है, और टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब आता हमारा न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। देखो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, अब देखो नाम तो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में ही होंगे। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर यानी ऐसे रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट हैं साइटोसोल में या तो न्यूक्लियस में, सेल सरफेस नहीं होंगे। तो याद रखना न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर या तो वो साइटोसोल में है या तो वो न्यूक्लियस में है। अब मुझे बताना कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, पोलर या नॉन पोलर? तो इसका आंसर होगा नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसका मतलब इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे? साइटोसोल में या तो न्यूक्लियस में। हाँ पोलर वाले वो तो जा ही नहीं सकते अंदर, इसलिए अंदर जा नहीं सकते, इसलिए इनके रिसेप्टर होंगे बाहर जो कि होंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर में आपके पास कौन से आते हैं? यहाँ पर देखो थोड़ा सा देख पढ़ सकते हो, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। ये क्वेश्चन लगातार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स पूछ जाता है कि टाइप 1 के एग्जांपल क्या हैं, ठीक है। तो टाइप 1 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर में आते हैं ऐसे रिसेप्टर जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और टाइप 2 यानी ऐसे रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर देखो साइटोसोल वाले कौन हैं? तो साइटोसोल वाले हैं जितने भी आपने स्टीरॉयड वाले पढ़े हैं, आप पढ़े नहीं पीछे आपने कि जहां पर मैंने कहा था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जिनके रिसेप्टर साइटोसोल या तो न्यूक्लियस में होंगे। तो साइटोसोल वाले जितने भी आपके स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक्डाइसिन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनोकोर्टिकॉइड्स, एनो सिग्नलिंग, CO सिग्नलिंग, सारे के होंगे साइटोसोल है। इन सभी के रिसेप्टर कहाँ होंगे? साइटोसोल में होंगे। और किस फॉर्मेट में होंगे? होमोडाइमर में, ठीक है, होमोडाइमर, नॉट द हेटेरोडाइमर। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 में मैंने कहा कि जितने भी आपके रिसेप्टर होंगे वो कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और ये होंगे हेटेरोडाइमर। हेटेरोडाइमर होता है कि होगा तो दो, बट हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट होंगे। इसके एग्जांपल देते हैं 3 ही, सिंगल 3 एग्जांपल हैं। एक आपका रेटिनोइक एसिड, एक आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन पता कौन होता है? थायरॉक्सिन आपका T4
T4 और विटामिन D3, तीन ही याद रखना आपको, और हैं भी तीन ही। तो रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन और विटामिन 3, इन तीनों के रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और टाइप 2 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के अंडर आते हैं ये। यहां पर हम देखो दो सिग्नलिंग करेंगे आज का, और एक क्वेश्चन करेंगे और दैट्स क्लोज, ठीक है। अब यहां पर देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड सिग्नलिंग। अब जस्ट मैंने आपको पहले आपको पता होगा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड सिग्नलिंग किसके अंडर आएगी, बताइए जरा, टाइप 1 या टाइप 2 के अंदर आएगी? टाइप 1 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर या टाइप 2 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, किसके अंडर आएगी ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिग्नलिंग? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिग्नलिंग आएगी आपकी टाइप 1 के अंडर, क्योंकि अभी देखो जस्ट मैंने आपको यहां पर करवाया, यहां पर देखो लास्ट में सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन देखो, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और जिनके रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर है। अब ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड सिग्नलिंग है, सेम सिग्नलिंग टेस्टोस्टेरोन के लिए होगी, सेम एस्ट्रोजन के लिए, सेम प्रोजेस्टेरोन के लिए, सेम एगोडाइसिन के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का सेम यही होगा, क्योंकि सभी क्या हैं, साइटोसोलिक रिसेप्टर वाले हैं। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे यहाँ पर आपका आ चुका है, ये क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा इजीली, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, अब जब तक अब हमारा, मान लीजिए पहले हम पढ़ते हैं कि अभी तक हमारा सिग्नल नहीं आया है, ठीक है, अभी तक हमारा सिग्नल नहीं आया है, तो यहाँ पर ये जो वाला जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा येलो येलो वाला, और बीच में यहाँ पर ब्लैक सर्कल है, ये आपका है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर अल्फा। यहाँ पर लिखा है ना GR अल्फा, GR अल्फा मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर अल्फा। और ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये? साइटोसोल में, न्यूक्लियस में नहीं है, ये साइटोसोल में है, और इसको इन्वर्ट करके रखा हुआ है HSP प्रोटीन ने। और यहाँ पे इसका नाम होता है, असल में इसका नाम होता है HSP 90। इसका पूरा नाम लिखो, इसका पूरा नाम होता है HSP 90। HSP 90 ने क्या कर रखा है, इसको इनहिबिट करके रखा हुआ है, इसको न्यूक्लियस में जाने से रोक रहा है कि न्यूक्लियस में नहीं जाना तूने। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी तक सिग्नल आया ही नहीं है। सिग्नल आ जाएगा तब ये HSP यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिग्नल आया, सिग्नल अपना रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यानी GR अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड करेगा यहाँ से हीट सोक प्रोटीन, जिसको पता है HSP 90, हट जाएगा, और ये एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो एज इट इज होमोडाइमर की तरह बैठेगा। बाहर कैसा था, मोनोमर था, अब जैसे अंदर चला गया तो अंदर ये डाइमर की तरह बैठेगा। अब बैठेगा कहाँ ये, तो ये बैठेगा अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर के ऊपर, यानी DNA के ऊपर एक ऐसी साइट होगी जहां पर आपके रिसेप्टर ने बैठना है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक आपको बस यार इतना रखना है कि ये GRE साइट के ऊपर बैठेंगे, हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट साइट, जिसको बोलते हैं GRE साइट। GRE मतलब होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट। इसके ऊपर बैठेगा एज ए होमोडाइमर, और जैसे बैठेगा ये रिक्रूट करेगा एक कंपाउंड जिसका नाम होता है HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज DNA को ओपन अप कर देता है, यानी यूक्रोमेटिन कर देता है, और हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। यानी जो भी ग्लूकोकोर्टिकोइड ने करना था वो करेगा यहाँ पर न्यूक्लियस में अंदर जाके। तो कुछ नहीं हुआ, जब तक ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं आया था तो इसको रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखा था HSP 90 ने। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड आया साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल के अंदर इस GR से बाइंड किया, बाइंड करते ही यहाँ पर HSP 90 प्रोटीन हट गई और ये न्यूक्लियस में एंटर कर गया। न्यूक्लियस में एज इट इज होमोडाइमर के फॉर्मेट में बैठेगा GRE साइट के ऊपर, और हैट को रिक्रूट करेगा। हैट होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि DNA को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे कैसे करेगा ये, और यूक्रोमेटिन करते ही हमारा DNA की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड सिग्नलिंग। सेम सिग्नलिंग फॉर ऑल टाइप 1 रिसेप्टर्स। अब आता है टाइप 2 रिसेप्टर। टाइप 2 रिसेप्टर में आपको मैंने 3 बताए थे। एक आपको बताया था मैंने थायरोक्सिन, एक आपको बताया था रेटिनोइक एसिड, और एक आपका था विटामिन D3। सभी के लिए सेम यही होगा कि देखो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके रिसेप्टर यहाँ पर साइटोसोल में नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर 2 है। इसके रिसेप्टर कहाँ है, पहले ही TRE साइट के ऊपर बाइंड है, पहले ही। अभी हमारा सिग्नल आया भी नहीं है, पहले से ही ये TRE मतलब थायरोक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट के ऊपर पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो मैंने लिखे HDAC और HT। जब तक सिग्नल नहीं आया था यहां पर देखो RXR भी है। अब आप पूछोगे कि RXR क्या होता है, तो आपने देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था पीछे से कि न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर एज अ हेटेरोडाइमर की तरह बैठते हैं।
हेट्रोडाइमर का मतलब होता है होंगे तो डाइमर ही, बट हिटर होंगे। हिटर मतलब दो अलग अलग होंगे। देखो ग्लूकोकोर्टिकॉइड में दोनों क्या थे, सेम थे, बट यहाँ पर देखो आर एक्स आर यानी रेटिनोइक एसिड और टी एच आर यानी थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन और रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर दोनों साथ में मर्ज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर यहाँ पर टी आर साइड के ऊपर बैठे होते हैं एज ए हेट्रोडाइमर। अब देखो यहाँ पर मैंने दो चीज लिखी है, HDAC और हैट। जब तक हमारा सिग्नल मोलिक्यूल्स नहीं आया है, ये जो THR है यानी थायरोक्सिन का जो रिसेप्टर है और रेटिनोइक एसिड है, ये रिक्रूट करेंगे HDAC को। HDAC यानी हिस्टोन डीएसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि डीएनए को हेट्रोक्रोमेटिन कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ऑफ स्टेट। अब जैसे ही थायरोक्सिन आया, थायरोक्सिन न्यूक्लियस के अंदर गया, क्योंकि देखो साइटोसोल में इसका कोई रिसेप्टर नहीं है। जैसे न्यूक्लियस में गया, जैसे ही TRH के साथ बाइंड हुआ, ये HDC को हटा देगा और हैट को रिक्रूट करेगा। हैट क्या है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि डीएनए को यूक्रोमेटिन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करेगा। बहुत ईजी है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये तो कुछ नहीं था, आपका पास एक बेसिक था, एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसको करो और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और ये CSI 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका रिसेप्टर क्या होगा, मेम्ब्रेन रिसेप्टर होगा। यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते थे, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते थे। देखो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसके रिसेप्टर कहां होंगे, साइटोसोल के अंदर होंगे, यानी ये तो है नहीं। प्रोस्टेग्लैंडिन, ठीक है, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन यानी टाइप 1 न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, ये भी यानी ये भी नहीं है। थायरोक्सिन अभी जस्ट मैंने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इसके रिसेप्टर कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, यानी टाइप 2 है। बट प्रोस्टेग्लैंडिन की अब हम बात करूं, प्रोस्टेग्लैंडिन भले ही ये नॉन पोलर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, बट इसके रिसेप्टर कहाँ है, सेल सरफेस रिसेप्टर है। इसके एग्जांपल मैंने पढ़ाया था आपको कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके रिसेप्टर कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, भले ही वो नॉन पोलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। उनके एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेग्लैंडिन, प्रोस्टेसाइक्लिन, ल्यूकोट्रिन, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो याद रखना, कोर्टिसोल तो आपका क्या है, टाइप 1 रिसेप्टर है। प्रोजेस्टेरोन में आपका टाइप 1 है, थायरोक्सिन आपका टाइप 2 है, तो इनके रिसेप्टर साइटोसोल में होंगे या तो न्यूक्लियस में होंगे। बट प्रोस्टेग्लैंडिन नॉन पोलर होने के बावजूद भी इनका रिसेप्टर सेल सरफेस होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये PPT जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है, आपको ज्वाइन कर लेना ग्रुप। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। आप कभी भी कोई भी दिक्कत तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अपनी डेजिग्नेशन में दे दूँ तो माय नेम इज साहिल शर्मा एंड I completed my masters in zoology from HPU, and after that I cleared GATE exam, and now I am pursuing PhD in NIT Jalandhar. ठीक है, thank you and have a nice day.